नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंदड़ा में। मैं आज कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए लेके आया हूं साइंस का मॉडल पेपर फर्स्ट, जो इस बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो आपके जो वार्षिक एग्ज़ाम में उसमें इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। आपके वार्षिक एग्ज़ाम के पेपर के अकॉर्डिंग ही मैंने आपके लिए मॉडल पेपर बनाया है। तो बच्चों करते हैं इस मॉडल पेपर के क्वेश्चनों की शुरुआत। लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है एबीसीडी में। किसमें बच्चों? एबीसीडी में शुद्ध बर्फ का गलनांक होता है। जो शुद्ध बर्फ है उसका गलनांक कितना होता है वो आपको बताना है। 273 डिग्री सेंटीग्रेड, 273 डिग्री केल्विन, 373 डिग्री केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, 273 डिग्री केल्विन। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, चांदी जैसी सफ़ेद होती है, यानी चांदी की तरह कौन सी सफ़ेद होती है? उपधातु होती है, अधातु होती है या धातु होती है? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों धातु। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? धातु। लो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोहा आयरन, लोहा आयरन का प्रतीक चिन्ह होता है, यानी लोहे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है वो आपको बताना है। इसमें IR, FE, I और F हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों FE। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूट्रॉन को निम्न में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जो न्यूट्रॉन होता है उसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं? तो न्यूट्रॉन को हम दर्शाते हैं स्मॉल n से। किससे बच्चों? n से हम दर्शाते हैं किसको? न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सजीवों की संरचनात्मक, यानी जो सजीव होते हैं उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी जो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? तो इसकी इकाई होती है बच्चों कोशिका। क्या होती है बच्चों? कोशिका। और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पादपों में फ्लोएम उत्तक का कार्य, यानी जो पादप होते हैं पादपों में जो फ्लोएम उत्तक है उसका क्या कार्य होता है वो आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नंबर ए जल वहन संवहन का, खनिज लवण संवहन का, खाद्य संवहन का और वायु संवहन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर से, खाद्य संवहन का। पादपों में फ्लोएम एवं उत्तक का कार्य होता है खाद्य संवहन का। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु है उसके द्वारा तय की गई दूरी कभी भी विस्थापन से क्या ज़्यादा नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती, बराबर नहीं हो सकती या उपयुक्त सभी? 4 ऑप्शन आपके पास है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी भी उसके विस्थापन से कम नहीं हो सकती। उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा बच्चों, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इन क्वेश्चनों को मैं जल्दी जल्दी हल करवा रहा हूँ क्योंकि मैं आज आपके लिए कितने 42 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितने बच्चों? 42, जो आपके इस बार वार्षिक एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूटन का नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा नियम है? जो आपको न्यूटन के जो नियम है 1, 2, 3, उसमें आपके न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो कौन सा नियम है? तो वो नियम आपको बताना है बच्चों। क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम और दूरी और दिशा का नियम। तो जड़त्व का नियम ये तो हो जाएगा प्रथम और त्वरण का नियम हो जाएगा ये होगा बच्चों द्वितीय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर स। कौन सा बच्चों? ऑप्शन नंबर स। न्यूटन जिसने सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। लो लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? वस्तु है, वस्तु में जो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा
उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बच्चों स्थितिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। एक होती है गतिज ऊर्जा, जिसमें अगर किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट जो हम खाद बनाते हैं, बनाने वाले जीव है, जो वर्मी कंपोस्ट है उसके लिए जो हम खाद बनाते हैं उसके लिए जीव, कौन सा जीव परफेक्ट है बच्चों? क्या केचुआ है, क्या तिलचट्टा है, या टिड्डी है, या जीवाणु है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्या? केचुआ। क्या होगा बच्चों? केचुआ। लो बच्चों, अब आपके जो आगे जो क्वेश्चन आएगा आपका वार्षिक एग्जाम में 10 क्वेश्चन तो आपके कौन से एक एक नंबर के पूछे जाएंगे, जो आपके एबीसीडी होंगे। उसके बाद आपके कुछ जो क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान के पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके लिए रिक्त स्थान भी लेके आया हूँ। ठीक है बच्चों, पहला रिक्त स्थान है गैसों में विसरण का गुण होता है। जो गैसों में जो विसरण का गुण है वो कैसा होता है? वो अधिकतम होता है। क्या होता है बच्चों? अधिकतम। अधिकतम। ठीक है बच्चों, क्या होता है? अधिकतम। द्रव्यमान का मान तो सर्जन किया जा सकता है ना ही, यानी जो द्रव्यमान का ना तो हम सर्जन कर सकते हैं और ना ही बच्चों हम उसका क्या? विनाश कर सकते हैं। क्या? विनाश। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सेकंड का विनाश। विनाश। द्रव्यमान का ना तो हम सर्जन किया जा सकता है और ना ही उनका विनाश किया जा सकता है। अगला है बच्चों, ये हो गया। अगला है देखो इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन। जे थॉमसन। किसने बच्चों? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है। ये पौधों का, यानी जो सेलुलोज ये एक कौन सा जटिल पदार्थ है जो ये पौधों को क्या प्रदान करता है? ये करता है बच्चों संरचनात्मक दृढ़ता। ये करता है बच्चों संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, ये हमने कितने 1 2 3 और 4 रिक्त स्थान तो यहाँ पे करवा दिए। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आगे और रिक्त स्थान। ये लो बच्चे, आगे हमारे पास 1 2 और 3 और रिक्त स्थान, यानी आपके कितने 3 रिक्त स्थान पहले करवाए और 3 और 3 अब कितने हो गए 6, यानी आपके वार्षिक एग्जाम में कितने 6 रिक्त स्थान पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारे पास, यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती है तो वह गति कहलाती है। यानी यदि वस्तु की गति समय के साथ लगातार घटती रहती है तो उस गति को हम क्या कहते हैं? घटती है, यानी हम मंद गति से उस कमी हो रही है उसकी, तो उसको हम कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं बच्चों? मंदन गति। क्या कहते हैं? मंदन गति कहलाती है। भारहीनता की अवस्था में प्रतिक्रिया बल, जो भारहीन की जो अवस्था होती है उसमें जो प्रतिक्रिया का जो बल होता है वो क्या होता है? क्या अधिक हो जाता है या कम हो जाता है या शून्य होता है? तो बच्चों इसमें जो बल है वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है? शून्य। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों शून्य। किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर? ये हो गई कार्य की परिभाषा। किसी वस्तु पर लगाया गया बल व बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। तो विस्थापन के किसके बराबर? गुणनफल के बराबर हो जाएगा। किसके? गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ये वे रिक्त स्थान थे जो आपके इस बार वार्षिक एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है बच्चों। लो बच्चे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो, सबसे पहले हमने क्या किया? अबसद लेके आया। उसके बाद क्या? रिक्त स्थान। अब है सत्य और असत्य। ये भी आपके जो वार्षिक एग्जाम है उसमें एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और बिल्कुल ईजी है। आपको इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है वो आपको बताना है। तो पहला है इसमें क्वेश्चन नंबर 18, ये है
गैसों में संपीड़ितता का गुण कम होता है। ये जो गैस होती है उसमें क्या संपीड़ितता का जो गुण है वो क्या कम होता है या अधिक? तो बच्चों ये बिल्कुल गलत कह रहा है। क्या कह रहा है? गलत। जो गैसों में जो संपीड़ितता का जो गुण है वो क्या होता है बच्चों? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसका जो क्वेश्चन नंबर अगला 19वां, मोमबत्ती के जलने की प्रतिक्रिया। जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। जो बिल्कुल ये क्या है? सत्य है। मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो जो वो प्रक्रिया है वो भौतिक अवस्था में होती है मोमबत्ती, और जलने के बाद वो रासायनिक अभिक्रिया करने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों ही परिवर्तन होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सत्य। क्या होगा बच्चों? सत्य। ठीक, ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है सभी द्रव्यों की संरचना। सभी द्रव्यों की संरचनात्मक इकाई परमाणु होती है। बिल्कुल राइट है बच्चों। जो सभी द्रव्यों की जो संरचनात्मक जो इकाई होती है वो क्या होती है बच्चों? परमाणु। तो इसमें क्या आ जाएगा? सत्य। क्या आ जाएगा बच्चों? सत्य। बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। किसी परमाणु के 8 इलेक्ट्रॉन युक्त बाहरतम कक्ष को अष्टक कहा जाता है। तो ये भी बच्चों क्या है? बिल्कुल राइट है। ये भी हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों? सत्य। ठीक है बच्चों, बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लो, अगले भी ये राइट रॉन्ग आपको बताने। इसमें भी इसके लिए एरेकाइम ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है। बिल्कुल नहीं बच्चों, इसमें ये क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो इसमें हो जाएगा बच्चों असत्य। क्या आ जाएगा? असत्य। आगे, वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में, जो वस्तु है वस्तु द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बिल्कुल राइट। ये कौन सा नियम हो जाएगा बच्चों? जड़त्व का नियम। तो ये हो जाएगा हमारे पास सत्य। क्या आ जाएगा बच्चों? सत्य। अगला है एपिक्स मेलिफेरा डंक बहुत अधिक होता है। जो एपिक्स मेलिफेरा है, जो उसका जो डंक है वो बहुत अधिक होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। ये सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन भी आपके जो वार्षिक एग्जाम में उसमें काफी बार पूछे जाते हैं। लो बच्चों, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए का मिलान कॉलम बी के साथ कीजिए। यानी आपको इसमें क्या करना है बच्चों? मिलान चिन्ह करना है। क्या करना है? मिलान चिन्ह करना। और मिलान चिन्ह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो कॉलम ए में पहला ऐच्छिक पेशी, हम ऐच्छिक पेशी को क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर रेखित। क्या हो जाएगा? रेखित। तो ए में क्या होगा बच्चों? ए में आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर। क्या आएगा बच्चों? सेकंड। फिर है पेशी उत्तक। जो पेशी को उत्तक है वो हो जाएगा बच्चों, उसका मिलांचन हो जाएगा चिकनी पेशी। तो बी में हो जाएगा बच्चों हमारे पास फर्स्ट नंबर। क्या हो जाएगा? फर्स्ट। उसके बाद है तंत्रिका उत्तक। जो तंत्रिका उत्तक है उसका हो जाएगा बच्चों मिलान न्यूरॉन के साथ। किसके साथ? न्यूरॉन। तो सी में हो जाएगा बच्चों हमारे पास 4। कौन सा नंबर? 4 नंबर। ठीक है बच्चों। फिर है हमारे पास संयोजी उत्तक। जो संयोजी उत्तक है वो होता है अस्थिर में। ठीक है, तो इसमें डी में हो जाएगा हमारे पास थर्ड। डी का हो जाएगा थर्ड। फिर है 7 उत्तक। जो 7 उत्तक है वो होता है जाइलम और फ्लोरम के साथ। ई में हो जाएगा बच्चों हमारे पास 6 नंबर। पीछे बचा पादप उत्तक, ये होता है वियोजित उत्तक। तो एफ में हो जाएगा बच्चों हमारे पास क्या? 5 नंबर। ये जो मिलान चिन्ह था ये भी आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। ठीक है बच्चों। लो बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। अगले अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है। कौन से है बच्चों? अति लघुतरात्मक प्रश्न, जो आपके जो एग्जाम में कितने 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं और बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका,
पदार्थ से क्या अभिप्राय है, यानी आपको पदार्थ की परिभाषा बतानी है। किसकी? पदार्थ की। तो पदार्थ की जो परिभाषा होती है वो होती है बच्चों, वह प्रत्येक वस्तु जो अपना स्थान घेरती है। क्या घेरती है बच्चों? स्थान घेरती है और उस वस्तु का क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं पदार्थ। उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गई पदार्थ की परिभाषा। वह प्रत्येक वस्तु जो अपना स्थान घेरती है। क्या घेरती है बच्चों? स्थान घेरती है और उस वस्तु का क्या होता है? हमेशा ही द्रव्यमान होता है। उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? पदार्थ। क्या कहते हैं? पदार्थ। ये हो गई पदार्थ की परिभाषा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, दूध किसका मिश्रण है? दूध किसका मिश्रण है? जो दूध है, जो करीब सारे ही घरों में दूध का उपयोग किया जाता है, चाय बनाने में किया जाता है और पीने में किया जाता है, वो किस किस का मिश्रण है? सबसे पहले दूध में हम क्या मिलाते हैं? दूध में सबसे पहले हम मिलाते हैं पानी। ठीक है बच्चों, दूध में क्या मिलाते हैं? पानी। पानी के बाद उसमें दूध में क्या होता है? वसा। क्या होता है? वसा। और प्रोटीन, जिसे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। प्रोटीन। ठीक है बच्चों, तो दूध किस किस का मिश्रण है? दूध पानी, वसा और प्रोटीन का मिश्रण है। ठीक है बच्चों। लो बच्चों, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं क्वेश्चन नंबर अगला। लो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली की एक विशेषता बतानी है। कितनी बतानी है? एक। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कोशिका झिल्ली की एक विशेषता बता देता हूँ। कोशिका झिल्ली वर्णनात्मक परागम्य होती है। ये हो गई बच्चों किसकी? कोशिका झिल्ली की व्यवस्था। कोशिका झिल्ली एक वर्णनात्मक परागम्य होती है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चारा। क्या है बच्चों यहाँ पे? चारा देने वाली 4 फसलों के नाम लिखिए। आप कोई सी भी 4 फसल लिख सकते हो जिससे क्या जिससे हम चारा प्रदान होता है। और चारा किसके लिए? पशुओं के लिए उपयोगी होते हैं। किसके लिए? पशुओं के लिए उपयोगी होता है। तो चारे में कोई सी भी लिख दो आपके इच्छा अनुसार, जैसे जेई, वसीम। ठीक है। और अगर हम लिखना चाहें तो जैसे गेहूं के बाद बाजरा, जवार, मक्की, सूडान आदि। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको 4 नाम बताने हैं, जो आपकी इच्छा हो उसमें से आप बता सकते हो। ठीक हो। ये पहला तो हो गया, कोशिका झिल्ली की एक विशेषता बताई हमने। उसके बाद चारा देने वाली 4 फसलों के नाम बताएं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास ऊर्जा के लिए सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इस जो ये धरती है, धरती के ऊपर जो प्राकृतिक स्रोत है ऊर्जा का, वो सबसे बड़ा कौन सा है? वो है सूर्य। क्या है बच्चों? सूर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। क्या हो जाएगा? सूर्य। ऊर्जा किसे कहते हैं?
जो कार्य करने की जो क्षमता होती है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कीजिए, जितने में थोड़ा जलपान कर लेता हूं। लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसका दाब का सूत्र। किसका बच्चों? दाब का सूत्र। दाब का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों प्रणोद बटा क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा बच्चों? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। ये हो जाएगा किसका? दाब का फॉर्मूला। किसका? दाब का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कीजिए। लो बच्चों, लेता हूं मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को, यानी कोई वस्तु है, वस्तु को गतिमान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? वो ये वस्तु पड़ी है, इसको हमें गतिमान करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसके पीछे से क्या बल लगाता हूँ? क्या लगाता हूँ? बल। तो ये क्या हो जाएगी? गतिमान हो जाएगी। तो मैं इस पर बाह्य बल आरोपित कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बच्चों? ये स्थिर वस्तु है, स्थिर वस्तु पर हम बाह्य बल आरोपित कर रहे हैं। तो किसी वस्तु को, इसका आंसर हम लिख देते हैं बच्चों, किसी वस्तु पर गतिमान करने के लिए, गतिमान करने के लिए हम बाह्य बल लगा सकते हैं। क्या बच्चों? बाह्य बल लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी वस्तु को गतिमान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बाह्य बल लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ से क्या जाना जा सकता है? यानी जो दूरी, समय और ग्राफ, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो इससे हम किसी भी वस्तु की क्या चाल पता कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? चाल। दूरी, समय और ग्राफ से हम क्या चाल ज्ञात कर सकते हैं। क्या बच्चों? चाल ज्ञात कर सकते हैं। दूरी, समय और ग्राफ से क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? हम चाल। क्या ज्ञात कर सकते हैं? चाल। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, किसी लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है और यह आपके 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी अनुपात के नियम को एक उदाहरण द्वारा समझाइए। स्थिर अनुपात के नियम को आपको क्या एक नियम द्वारा समझाना है। तो मैं आपको इसमें एक नियम बताता हूँ, वो आप उसके द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें आ जाएगा बच्चों, किसी भी यौगिक में, किसी यौगिक के रूप में, किसी यौगिक के रूप में सदैव, किसी यौगिक के रूप में सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात के रूप में उपस्थित रहते हैं। किसी यौगिक के रूप में सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात के रूप में क्या सदैव उपस्थित रहते हैं,
उसे स्थिर अनुपात का नियम, स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। स्थिर अनुपात के नियम को एक उदाहरण से समझाइए। तो किसी यौगिक के रूप में सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित रहते हैं, उसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों। लो बच्चों, बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है। केंद्रक के कोई 4 कार्य लिखिए। केंद्रक के कितने बच्चों, आपको 4 कार्य बताने हैं। आपको केंद्रक के कितने 4 कार्य बताना है। तो पहला तो हो जाएगा समस्त जो जैविक क्रियाएं होती है, समस्त जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करना। क्या करना बच्चों, नियंत्रण करना। ये तो हो गया इसका पहला कार्य करना। ठीक है बच्चों। दूसरा हो गया इसका, जो दूसरा कार्य हो जाएगा वो हो जाएगा कोशिकाओं का विभाजन करना। क्या हो जाएगा बच्चों, कोशिका का विभाजन करना। दूसरा हो जाएगा कोशिका का विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना। जो हमारी कोशिकाएं होती है उसका विभाजन कौन करता है बच्चों, केंद्रक करता है। तीसरा, आनुवांशिक गुणों को, आनुवांशिक जो गुण हैं, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। ये कार्य भी किसका होता है बच्चों, केंद्रक का होता है। समस्त जैविक क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है, केंद्रक करता है। कोशिका का विभाजन ये भी कौन करता है बच्चों, केंद्रक करता है। आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना ये भी कौन, केंद्रक करता है। चौथा है RNA का निर्माण करना। RNA का निर्माण करना। और RNA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बच्चों राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बच्चों। इसके साथ साथ कभी कभी आपको डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एपिथेलियम ऊतकों को कितने भागों में वर्गीकृत किया जाता है। जो एपिथेलियम ऊतक है उसे हम कितने भागों में बच्चों, 6 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 6 भागों में हम उन्हें विभाजित करते हैं। पहला चपटी एपिथेलियम, एक पहला हो गया बच्चों इसका चपटी एपिथेलियम। दूसरा हो गया इसका स्तरित। क्या हो गया बच्चों, दूसरा हो गया स्तरित एपिथेलियम। थर्ड हो गया स्तंभाकार। कौन सा कार बच्चों, स्तंभाकार एपिथेलियम। ठीक है बच्चों। अगला हो गया पक्षाम्बीकार। एपिथेलियम। ठीक है बच्चों। अगला हो गया घनाभाकार। कौन सा, घनाभ के आकार का, घनाभाकार। और अंतिम हो गया बच्चों इसका ग्रंथिल। एक
2, 3, 4, 5 और 6। एपिथेलियम ऊतकों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 6 भागों में हम विभाजित करते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए जितने, ठीक है बच्चों, आप इसे जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आराम से आप इसको नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, ये आ गया हमारे पास अगला क्वेश्चन। त्वरण किसे कहते हैं? यानी आपको त्वरण की परिभाषा बतानी है। तो त्वरण की परिभाषा हमें लिखनी है। तो बच्चों त्वरण की परिभाषा हो जाएगी प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में, वस्तु के वेग में परिवर्तन, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। जब प्रति इकाई की समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम त्वरण कहते हैं। अब मैं इसका क्या सूत्र भी आपको लिखवा देता हूं। इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों A बराबर V माइनस यू बटा टी। ये किसका? त्वरण का सूत्र हो जाएगा। ठीक है बच्चों, त्वरण की जो आपके एग्जाम में त्वरण की परिभाषा भी काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक बच्चों, लो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है प्राध्वनि के विषय में लिखिए। आपको प्राध्वनि है, प्राध्वनि के विषय के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले प्राध्वनि हम कहते हैं किसे? तो सबसे पहले हम प्राध्वनि की परिभाषा लिख देते हैं। 20 किलो हर्ट्ज से, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवर्ती वाली ध्वनि को, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवर्ती वाली ध्वनि को हम प्राध्वनि कहते हैं। यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवर्ती वाली ध्वनि को हम क्या कहते हैं? प्राध्वनि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्राध्वनि है इसका जो अधिकतर उपयोग है वो कहाँ पे किया जाता है? एक तो उद्योग धंधों में किया जाता है और एक चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, वहाँ बड़े बड़े माइक लगे होते हैं, जो पीछे तो होते हैं छोटे और आगे से क्या होते हैं? बड़े, जैसे कि आवाज़ देकर सभी जो अब कामगार है उसको क्या एक साथ बुलाया जा सके। और चिकित्सा के क्षेत्र में हार्ट, जो अपनी हार्ट वगैरह वो चेक करने के लिए इन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों में इसके बारे में थोड़ा लिखवा भी देता हूँ। इसका उपयोग कहाँ पर? चिकित्सा व बड़े उद्योगों, बड़े बड़े कारखाने हो गई, मिलें हो गई, वहाँ पर इनका प्रयोग व उपयोग किया जाता है। उपयोग किया
जाता है। ठीक है बच्चों, इनका उपयोग किया जाता है। अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, लो ये आ गया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फसल उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया में प्रयुक्त गतिविधियाँ, यानी जो फसल है, फसल को अधिक बढ़ावा देने के लिए, जो अधिक पैदावार लेने के लिए उसको किन किन गतिविधियों से उसे हम बढ़ाया जा सकते हैं, वो आपको विधियाँ बतानी है। तो अधिकतर हमें इसमें 3 विधियाँ, कौन सी कितनी विधियाँ बतानी है बच्चों? 3 विधियाँ। कितनी? 3 विधियाँ। फसल उत्पादन में सुधार हेतु हम 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कितनी विधियों का प्रयोग करते हैं हम? 3। पहले सबसे पहला काम तो हम करते हैं फसल की किस्मों में सुधार करते हैं। क्या करते हैं? उच्च कोटि के बीज को लाके हमारी खेतों में बोते हैं। तो पहला हो गया बच्चों फसल की किस्मों में, फसल की किस्मों में सुधार करना। हमने उसमें सुधार कर लिया, सुधार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद हम क्या, हमें उसका प्रबंधन भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए बच्चों? उसका प्रबंधन भी करना चाहिए। तो दूसरा हो जाएगा बच्चों इसमें फसलों का प्रबंधन करना। क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरों फसलों का प्रबंधन करना। अब देखो, बाई चांस हमने फसल का प्रबंधन भी कर लिया, लेकिन किसी कारणवश या तो हमारी फसल खराब हो गई, क्या हो गई बच्चों? खराब हो गई, जल गए, या कुछ दुर्घटना हो गई, तो हमें फिर उसका क्या कराना पड़ेगा? हमें उसका बीमा कराना जरूरी है। क्या कराना जरूरी है बच्चों? बीमा कराना जरूरी है। तो तीसरा हो जाएगा फसल सुरक्षा प्रबंधन। क्या हो जाएगा बच्चों? फसल सुरक्षा प्रबंधन। हम फसल के उत्पादन में सुधार की प्रक्रिया के लिए हमें ये 3 गतिविधियां अपनाना तो बहुत जरूरी है। क्या? फसल की किस्मों में सुधार, यानी जो फसल है, फसलों की किस्में है, उसमें हमें क्या करना है? सुधार। और ये कब से प्रारंभ हुआ? हरित क्रांति के कारण। किसके कारण? हरित क्रांति हो रहा। हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? हरित क्रांति की शुरुआत की थी एम.एस. स्वामीनाथन ने। किसने बच्चों? एम.एस. स्वामीनाथन ने। जिससे क्या भारत में क्या ज़्यादा से ज़्यादा उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और अधिक से अधिक फसलों का उत्पादन किया गया। ठीक है बच्चों, लेते हैं हम अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों हमारे पास, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है? वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे उत्पन्न होती है? अगर हम किसी जल पात्र में अगर हम जल रखते हैं, तो कुछ समय बाद उसमें हम अगर उसको हम सूर्य की किरणों के सामने रखते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? जल धीरे धीरे वाष्प बनकर ऊपर उठने लगता है, और पीछे वो जो पात्र में जो बच्चा है वो क्या, ठंडा रह जाता है और उस पर शीतलता उत्पन्न हो जाती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है, यानी जो खुले हुए बर्तन में रखते हैं तो उसमें द्रव में निरंतर क्या, वाष्पीकरण होता है। इससे कम हुई ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कारण अपने आसपास से ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी वो ऊष्मा का अवशोषण करता है, और इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। ठीक है बच्चों, जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है, और इससे कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ता हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
रसदानियाँ। क्या रसदानियाँ क्या है? रसदानियाँ क्या है बच्चों? रसदानियाँ ये कोशिका द्रव में थैली की संरचना है। जो कोशिका द्रव होता है उसमें कौन सी एक थैली की संरचना होती है। यह कोशिका द्रव में एक थैली की संरचना होती है जिसमें ठोस अथवा तरल पदार्थ भरे जाते हैं। यानी इसमें थैली में कौन से ठोस पदार्थ भी भरे जाते हैं तो तरल पदार्थ भी भरे जाते हैं। जंतु कोशिका में ये कौन सी छोटी होती है और पादप कोशिका में ये क्या होती है? बड़ी होती है। यानी जंतु कोशिका में रसदानियाँ छोटी होती है और पादप कोशिका में रसदानियाँ क्या होती है बच्चों? बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, ये हो गई रसदानियाँ। लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा के कोई 4 उदाहरण दीजिए। यानी आपको स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण देने हैं कोई 4 जो स्थिर है। क्या स्थिर है? जैसे देखो, एक तो हो गया ट्यूब में भरी हवा, ट्यूब में भरी हवा, ट्यूब में भरी हवा। सेकंड हो गया बच्चों इसका स्थिर है टंकी में भरा पानी, टंकी में भरा पानी, टंकी में भरा पानी। तीसरा अगर हम देखें तो जैसे हम बंदूक में स्थिर है ऊर्जा, लेकिन हम जब हम बंदूक चलाते हैं तो गोली दूर जाती है। तो इसका हम लिखें तो बंदूक में स्थित गोली, स्थित गोली। और चौथा हो जाएगा बच्चों बांध में भरा पानी, बांध में भरा पानी। ऐसे आप कई उदाहरण दे सकते हो जिसमें ऊर्जा क्या होती है? एक ही जगह स्थिर होती है। ठीक है बच्चों, लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। पौधों की वृद्धि के लिए किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? यानी जो एक पौधा होता है उसमें जो वृद्धि के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। देखो, पौधे को सबसे पहले पौधे को वृद्धि के लिए सबसे पहले तो जल की आवश्यकता होती है। जल, मृदा, जल की आवश्यकता होती है, मृदा की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो पौधे की वृद्धि के लिए ह्यूमस की आवश्यकता भी होती है, ह्यूमस की। और ये वे सारे तत्व हैं जो किसके लिए? पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। पौधे के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता भी होती है, अनेक गैसों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें पोषक तत्व अधिकतम तो कौन सा? जल, मृदा, ये ध्यान रखना, जल, मृदा, ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, लेता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आईएमपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। यानी जंतु कोशिका का आपको नामांकित चित्र, ये देखो, ये जंतु कोशिका का क्या नामांकित चित्र है। ये आप जो ये देख रहे हो यहाँ पर, ये वाला बिंदु, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं गोल्जी उपकरण। क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये जो आप छोटे छोटे यहाँ पे जो ये छिद्र देख रहे हैं, ये वाले, ये चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका है। ये क्या है बच्चों? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक, आगे अब देखो, आप यहाँ पर ये जो अंदर का जो आवरण देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं केंद्रक आवरण। क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रक आवरण। ये हो जाएगा
केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण। ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ से ये सीधा ये हो जाएगी हमारे पास केंद्रिका, और इसके पास में देखो ये हो जाएगा केंद्र, तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या बच्चों, केंद्रिका, और ये हो जाएगा केंद्रक। ठीक, अगर हम ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है बच्चों, ये है कोशिका द्रव। क्या है बच्चों, कोशिका द्रव। ठीक, ये देखो ये है हमारे पास सूत्र कणिकाएं। क्या है बच्चों, सूत्र कणिकाएं, सूत्र कणिकाएं। ओके बच्चों, ये है, ये देखो ये जो आपको नजर आ रहा है ये है बच्चों क्या, राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। ठीक बच्चों, ये आपको ये जो स्थान दिख रहा है ये है अपने लयन काय, ये हो गया हमारे पास लयन काय। ठीक है बच्चों, ये देख लो ये जो स्थान है ये है बच्चों हमारे पास ताराकाय, इसको हम बोलते हैं ताराकाय। ये जो बाहर जो आप झिल्ली देख रहे हो इसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली। ये था बच्चों हमारे पास किसका, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र। और ये हर बार आपके वार्षिक एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो आप इस जो ये चित्र देख रहे हो इसको आप ढंग से बना लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके वार्षिक एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, 3 प्रकार की पेशीय रेशों का, 3 प्रकार की पेशीय रेशों का चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखो 3 प्रकार के हमने पेशीय रेशे, आपको ये वाला चित्र भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बनाना है। रेखीय पेशीय, अरेखीय पेशा और कार्डिक पेशी। ठीक है, इन तीनों के बीच में आपको अंतर देखो, इसमें ये रेखा है, ये हो गई केंद्रक, ये हो गई इसमें कौन सी, चिकनी पेशी रेशा, ये हो गई अपने संलग्न कोशिकाओं के बीच संद्रिकाएं हो गई, ये केंद्रक हो गया, और ये हो गया रेखाएं। अब देखो इन तीनों में अंतर क्या है, इसमें पहला अंतर तो है बच्चों कोशिकाएं। इसमें जो कोशिकाएं होती है रेखीय पेशी में, इसमें कोशिकाएं होती है लंबी। क्या होती है बच्चों, लंबी, बेलनाकार। क्या होती है, बेलनाकार, बेलनाकार, अंश लिखित होती है। ठीक है, और जो अरेखीय होती है उसमें कोशिकाएं तो लंबी होती है, लेकिन इसमें होती है तिकोनी। कौन सी, तिकोनी, यानी 3 कोनों की होती है। ये देखो आप देख रहे हो तिकोनी होती है, तिकोनी। इसमें कोशिकाएं देखो बेलनाकार गोल होती है और संकित होती है। कौन सी होती है बच्चों, संकित होती है इसमें। सेकंड, इसमें किनारे किनारे अनेक केंद्रक होते हैं। अब देखो इनके किनारों पर ये देखो ये अनेक केंद्रक होते हैं, और इसमें देखो बीच में केवल जो केंद्रक है वो कितना, सिर्फ एक ही केंद्र है। केंद्र केवल एक ही केंद्रक होता है। केंद्र में केवल कितना, इसमें एक ही केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक एक और इसमें केंद्रक अनेक, केंद्रक अनेक, केंद्रक अनेक। चलो आगे बढ़ते हैं। केंद्रक 1 या 2, इसमें देखो केंद्रक ज़्यादा नहीं होते, कितने, 1 या 2। इसमें केंद्रक 1 या 2 केंद्रक होते हैं बच्चों इसमें। ठीक है। थर्ड, हाथ तथा टांगे तथा दूसरी कंक्लोई पेशी होती है, और उसमें अमाशय, आंत, यूरेटर तथा ब्रोकाइट की भित्तियाँ होती है। इसमें हृदय में स्थित होता है। ये कहाँ पे स्थित होता है बच्चों, हृदय में स्थित होता है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन थे जो इस बार आपके, कितने क्वेश्चन करवाए बच्चों आज मैंने, 45। इस मॉडल पेपर में मैंने आपके लिए कितने,
45 क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितना? 45। और ये वे क्वेश्चन थे जो इस बार आपके वार्षिक एग्जाम में इस बार आने की पूरी संभावना थी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपके लिए कल वापिस साइंस का मॉडल पेपर सेकंड लेके आऊँगा इसी टाइम में। कितने बजे? 7:10 पर। तो आप तैयार रहिए कल शाम के लिए, कल के क्वेश्चनों के लिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल SK कोचिंग क्लासेस सेंद्रा को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, आज के ये मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को आज मैंने हल करवाया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राम राम, धन्यवाद।